नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे तीन बड़ी और अहम खबर की। बीजेपी हिंदुत्व के साथ ही विकास के मुद्दों को साथ लेकर चुनावी मोड में आ चुकी है, तो वहीं कांग्रेस इसके उलट दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेताओं ने हिंदुत्व के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दिया है। सलमान खुर्शीद की किताब और उस पर बवाल। तो पहली खबर हिंदुओं को लेकर विवादित बयान की, और ये बयान राशिद अल्वी ने दिया है। राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से की है। तो वहीं दूसरी खबर अमित शाह से जुड़ी हुई। अमित शाह वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उन्हें देंगे जीत का मंत्र। तो तीसरी खबर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और इन्हीं तीन बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो राशिद अल्वी ने बयान दिया है, इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बयान ही नहीं है ये, कहां बयान दिया गया, साथ में कौन लोग बैठे हुए थे जी। और क्यों ये बयान दिया गया, ये भी समझना जरूरी है। वो कालिकोत्सव में गए हुए थे। ये आप एक देखते होंगे, एक बाबा आते हैं टेलीविजन पे, जो लखनऊ से चुनाव लड़े थे, जमानत हो गई थी जब्त। ये साधु के भेष में हिंदू समाज को बार बार अपमानित करने का जो ये काम करता है, ये सारी चीजें उसके ही कार्यक्रम के दौरान हो रहा है। किसी की हिम्मत पड़ती है कि कोई दूसरे धर्म के किसी धार्मिक संस्थान के अंदर, किसी धार्मिक उत्सव के अंदर उसी धर्म वालों के खिलाफ इस तरह का बयान दे दे? यह हिम्मत आती कहां से है? यह हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि हिंदुओं को आप गाली दे दो, हिंदुओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपको कांग्रेस पार्टी राक्षस कह रही है और हिंदू कांग्रेस के साथ भी खड़े रहेंगे। सलमान खुर्शीद ने बोको हरम और आईएसआईएस के आतंकवादियों से हिंदुओं की तुलना कर दी। राशिद अल्वी, और यह आप समझिए ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, उसको मैं आऊंगा, उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। हिंदुओं के खिलाफ ये जहर उगलने वाले नेताओं के नाम पे भी ध्यान दीजिए। सलमान खुर्शीद है कोई, तो राशिद अल्वी है कोई। और जब कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन लोगों के जमीर में अभी भी कुछ बचा हुआ है, पूरी तरीके से जो गुलाम नहीं बने हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो इटली से बैठ करके राहुल गांधी ने इस बात को साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। कल ही हमने कहा था कि ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हिंदुओं को असर नहीं पड़ता, भूल जाते हैं। मुस्लिम का वोट चाहिए तो उसके लिए हिंदुओं को गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो उसमें आपको सेक्युलरिज्म का तगमा भी लग जाएगा, आप लिबरल भी हो जाएंगे, आप प्रोग्रेसिव भी हो जाएंगे, और आप प्रो माइनॉरिटी प्रो मुस्लिम भी नजर आएंगे। बस आपको एक काम करना है कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को राक्षस कहो, दानव कहो, हिंदुत्व के बारे में बोलो कि ये तो मारने काटने की विचारधारा है। यही राहुल गांधी ने किया। एक आदमी गलती कर सकता है, दूसरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन सब सुर में सुर मिलाकर के वही बात कहने लगे, तो ये समझिए ये रणनीति है। और ये रणनीति क्यों है, किस वजह से है? वो इस वजह से है कि इन्होंने हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब जाए, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर हिंदुओं के पास जाता हो वोट मांगने,
कोई हिंदू कहेगा कि मैं तो जय श्री राम का नारा लगाता हूं, राक्षस के पास क्यों आए हो वोट मांगने? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। और जिस समुदाय के वोट के लिए ये लोग लालायित हैं, उनके खिलाफ एक शब्द आप बोल दें, गर्दन काट के फेंक दिया जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये कमी हिंदुओं की है। और इसलिए आपको कोई भी लानतें भेजता है, गालियां देता है, प्रताड़ित करता है, आप उसी के गोद में जाकर के बैठ जाते हो। इसलिए पब्लिक मेमोरी की वजह से, और ये राजनीतिक दलों को अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुओं को गाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई मुसलमानों के बारे में ऐसा बोलने के लिए कोई लीडर हिंदुस्तान के अंदर में ये बात बोल सकता है? आप ये कह सकते हो कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले वो राक्षस हैं? अल्लाह अकबर करने वाले के बारे में आप एक शब्द भी बोल के दिखा दो। तो ये यूपी में अजीबोगरीब राजनीति शुरू हो गई है। और ये शुरू क्यों हुई? कि एक दूसरे हैं अब्बा जान के बेटे, उन्होंने जिन्ना को महापुरुष बता दिया, मुस्लिम वोटों के लिए रस्साकसी चालू। अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं, ये लोग इतनी घृणित राजनीति आगे करेंगे कि मुस्लिम वोटों के लिए अब कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम कोई रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देंगे। यही होगा अगला स्टेप। जो कानून की दृष्टि में लागू नहीं किया जा सकता है वो प्रोमिसेस किया जाएगा। और जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कही जाएगी तो समाजवादी पार्टी कहेगी कि 13% हम देंगे। ये कंपटीशन चलेगा, मुस्लिम अपीजमेंट का कंपटीशन चलेगा। ये कोई नई बात मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुओं की पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, इसलिए ये सब भूल जाते हैं। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। बोलियां लगती थी कि 5.6% मुसलमानों को रिजर्वेशन, तो 8%, तो 13%, 16%, ये इस तरीके की बातचीत होती है। और ये रणनीति इसलिए बनाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से मालूम है कि राहुल गांधी 10 सीट भी अपनी बदौलत जितवा नहीं सकते। जो लीडर उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया हो, जो लीडर केरल चला गया हो और केरल में ये बोलता हो कि यूपी के लोग तो बड़े बेहुदे किस्म के होते हैं, साउथ में राजनीति बड़ी सभ्य है, वहां बड़े असभ्य किस्म के लोग हैं, तो मैं तो कहता हूं कि भाई कोई आए तो पूछिए आप उनसे, जो कोई भी आए, जो इस तरह की बयानबाजी होती है उसके कार्यकर्ता, उसके लीडर से सवाल रास्ते पर रोक करके आप पूछे कि भाई बताओ हिंदू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे बोको हरम की संज्ञा दे रहे हो, उसे आतंकवादी बता रहे हो, उसे राक्षस बता रहे हो। हिंदू धर्म दूसरे को काटने पीटने के लिए, और थ्योरी आप 50 देंगे, बोलेंगे भाई विचारधारा की लड़ाई है। तो कांग्रेस पार्टी विचारधारा विहीन तो हो गई है, बुद्धि विहीन भी हो गई है। बिल्कुल सही कहा। तो यही कहानी है। जी बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक बयान है, इनसे इनकी मानसिकता समझ में आती है। अब अगली खबर पे चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी दौरे पे पहुंच रहे हैं, पर अमित शाह का ये दौरा कितना खास और अहम? देखिए, अमित शाह तमाम संगठन के लोगों के साथ बैठक करने 2 दिनों का। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रिपरेशन बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रिपरेशन से कहीं आगे है। और स्ट्रेटजी भी आप समझ लीजिए कि भाई वो क्या करने जा रहे हैं। एक तो अपना एजेंडा है उनका विकास का, प्रधानमंत्री जहां जाएंगे विकास का पूरा दर्पण जो है वो चमकेगा। दूसरी तरफ अमित शाह प्रॉपर स्ट्रेटजी, संगठनिक और किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होना है, किसको कहां बढ़ावा देना है, किसको कहाँ रोकना है, किसकी टांगें खींचनी है, किसको आगे बढ़ाना है, किसके चेहरे को चमकाना है, ये सारी स्ट्रेटजी
सीधे सीधे अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं और हिंदुत्व का एक दमकता चमकता चेहरा योगी आदित्यनाथ, वो हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ेंगे। टोटल कोऑर्डिनेशन है तीनों लीडर्स के अंदर। और ये जो अमित शाह की जो विजिट हो रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी से, इनका प्रिपरेशन तो तय है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उस फेज में आ गई है कि जिसमें वो जो उनका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है समाजवादी पार्टी, वो किस तरीके से चुनाव ना जीत सके उसकी स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हुए हैं। क्या है स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर और सिंपल है। अखिलेश यादव सिर्फ यादव और मुसलमानों के वोट्स की वजह से चुनाव नहीं जीत सकते और इसलिए वो बार बार छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे कास्ट ग्रुप से वो अलायंस करने की बात कर रहे हैं। राजभर से गठबंधन किया, 2 दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से राजभर समुदाय के ही जो केंद्रीय मंत्री बने हैं उनको भारतीय जनता पार्टी आगे कर दी है। मीडिया में वो हर जगह नजर आ रहे हैं। काउंटर स्ट्रेटजी, भारतीय जनता पार्टी अब उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है कि जबकि इनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव के वोट से चुनाव नहीं जीत सकती until unless they get support from other OBC casts। OBC के और भी जो दूसरे कास्ट हैं, छोटे बड़े सब, उनको जब तक समाजवादी पार्टी अपनी में शामिल नहीं कर सकती, उनका समर्थन जब तक नहीं मिलता है उनको, वो चुनाव नहीं जीत सकते। और अब भारतीय जनता पार्टी वो तमाम OBCs, उसमें ऑलरेडी 70-80% जो समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो बाकी के भी जो 20-30% जो छूटे हुए हैं उनको भी अपनी तरफ खींचने की स्ट्रेटजी में वो पूरी तरह से जुट गई है। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी को पता भी नहीं चलेगा और उनके वोट बैंक से जो है वो बड़ा चंक वो लेकर के निकल आएंगे। ठीक उसी तरीके से जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक इस तरह का काम बिहार में करने की कोशिश की थी। नज़र भारतीय जनता पार्टी की यूपी में यादव वोट बैंक के ऊपर भी है कि किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ये जो मंडल कमंडल पॉलिटिक्स की जो बात पहले होती थी, जिसकी वजह से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग चुनावी राजनीति में बिल्कुल ऊपर तक गए, उस मंडल कमंडल का जो भेद है उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और इसलिए ये जो 2 दिन का जो दौरा है अमित शाह जी का, वो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीसरी खबर बीजेपी के विकास कार्यों से ही जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, तारीख सामने आ गई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां जाकर उद्घाटन करने जा रहे हैं। देखिए, ये तो दुनिया भर के तमाम शिव भक्तों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी, और हम लोग तो खुद गए हुए थे बनारस। जिस तेजी से वहाँ पे काम हो रहा था, आप ये समझिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। लिटरली 5 साल में सारा काम हुआ है। 5 साल में क्यों कह रहा हूँ, आप अगर प्रधानमंत्री जब से बने मोदी जी, उसके बाद से अगर आप टाइम लेते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें बहुत समय तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बार बार बनारस में कई सारे योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोकल स्टेट ब्यूरोक्रेसी थी, स्टेट एजेंसियां थी, इन लोगों ने बाधा इतना ज़्यादा क्रिएट किया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो काम नहीं हो पाते थे। और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा लगा कि जैसे बनारस के अंदर करंट लग गया है। सारी चीज़ें बनारस में पहले भी गया, अभी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पे भी हम लोग वहाँ पे थे, फिर बाद में भी हम लोग गए। बनारस को देख करके ये समझ में आता है कि अगर लीडर ये तय कर ले कि किसी शहर का पूरा चाल चरित्र और चेहरा बदल देना है तो वो हो सकता है। और ये कॉरिडोर, ये तो एक ऐसा शोपीस हो जाएगा कि जिसके बारे में सदियों
प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होगी। पहले काशी विश्वनाथ बाबा भोले के दर्शन के लिए किन किन तंग गलियों से गुजरना पड़ता था, कैसे मस्जिद के सामने से गुजर करके कलेजे पे पत्थर रखकर मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता था। जो लोग पहले एक बार दर्शन कर चुके हैं बाबा भोले की, और वो अगर अब जाएंगे 13 तारीख के उद्घाटन के बाद, दिल से दुआएं देंगे प्रधानमंत्री मोदी को। और ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनावी एनालिसिस का प्रोग्राम है, इसलिए उस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है कि इस वजह से ईस्टर्न यूपी के अंदर एक अजब किस्म का एक उसको कह सकते हैं मैसेज भारतीय जनता पार्टी देने में सक्षम रहेगी। क्योंकि जब वो इसकी 13 तारीख को जो इनॉग्रेशन होगा, टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा, बाद में स्टोरीज होगी, सब कुछ होगा। और हम लोग तो वैसे भी एक्साइटेड हैं कि एक बार फिर से उद्घाटन के बाद जाकर के चीज़ों को देखने का मन कर रहा है। तो ये आशा आप जगाते हैं जनता में कि हम जो कहते हैं टाइम के अंदर उसे पूरा करते हैं। यकीन मानिए, आप कभी भी बनारस जाएंगे, आप कभी ये सोच नहीं पाएंगे कि सारा का सारा प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर पूरा किया गया है। कोई दूसरी सरकार होती 20 साल लगते इस प्रोग्राम को, इस प्लान को पूरी तरह से लागू करने में। तो यही फ़र्क है वर्क स्टाइल में। तो इसके जरिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी लोगों के अंदर ये मैसेज देना चाहेंगे, एक तो हिंदुत्व का, धर्म को लेकर के क्या सोच है उसका, और हम काम करके दिखा सकते हैं, इस चीज़ को वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, और ये दौरा बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर भव्य आयोजन भी होगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। खास बात यह है कि जहां राम मंदिर का कार्य 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर 2021 में ही पूरा हो जाएगा। इसका असर आने वाले चुनाव पर जरूर पड़ेगा। यूपी विधानसभा से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।